प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नागपुर जाने के क्या मायने हैं? बतौर प्रधानमंत्री आप जानते ही हैं कि 11वां साल उनका चल रहा है और 11 साल बाद यानी 11वें साल में वो आरएसएस के मुख्यालय पहुंचे। क्या वो 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान जो आरएसएस और बीजेपी के बीच में एक दूरी आ गई थी उसको दूर करने पहुंचे थे, या फिर जो आरएसएस से वो परमिशन लेने गए थे या उन्हें बताने गए थे कि नया अध्यक्ष बीजेपी का कौन होने जा रहा है, या फिर वो अपना रिटायरमेंट प्लान डिस्कस करने गए थे, जैसा कि बहुत से लोग दावा कर रहे हैं। मीडिया में लगातार आप कल से सुन रहे होंगे, तमाम तरह के एनालिसिस आ रहे हैं और उसी पर चर्चा करने के लिए आज हमने आमंत्रित किया है श्री प्रशांत सिंह जी को, जो आरएसएस को बड़ी पैनी नजर से, करीबी नजर से देखते हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। जी धन्यवाद। और स्वागत कर रहा हूं मैं तमाम देखने वालों को। मेरा नाम है वात्सल्य राय और आप देख रहे हैं कैपिटल हेडलाइंस का लाइव शो। सर से हम बात करेंगे, समझेंगे कि 11 साल क्यों लगे आरएसएस हेडक्वार्टर जाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। इससे पहले वो 2013 में गए थे जब प्रधानमंत्री नहीं बने थे, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे। पिछले साल मैं आपको याद दिला दूं 2024 में जब आम चुनाव हो रहे थे और पहले दौर की वोटिंग हो गई थी, तो एक दिन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागपुर गए थे, लेकिन न वो आरएसएस के हेडक्वार्टर गए थे, न संघ प्रमुख मोहन भागवत साहब से मुलाकात की थी। इस बार दोनों काम हुए। वो आरएसएस के हेडक्वार्टर्स भी पहुंचे। तस्वीरें ही आपने देखी ली होंगी, कल की तस्वीरें हैं, और जिस तरीके से मुलाकात हुई, बात हुई और सारी चीजें, वहां के जो दृश्य हैं उनको लेकर तमाम समीक्षाएं की जा रही हैं। हेडलाइंस है, सारे अखबारों ने फ्रंट पेज पर जगह दी है, टीवी चैनल्स ने लंबे लंबे प्रोग्राम किए हैं और यह भी बताया गया है कि 24 साल के बाद कोई पीएम संघ मुख्यालय पहुंचा। बेसिकली ये 25 साल है, क्योंकि साल 2000 में गए थे जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। तो भारतीय जनता पार्टी के दूसरे ही नेता हैं जो प्रधानमंत्री बने हैं। कोई और प्रधानमंत्री जो आरएसएस के आइडियोलॉजी से नहीं आता है। सवाल यह भी है कि आखिर वो जाएगा क्यों। और यह भी बताया गया है कि अभी 2025 चल रहा है और हेडलाइंस जिस तरह की आती हैं, और आपको पता ही है कि मीडिया किस तरह से प्रेडिक्ट करता है, यह भी बता दिया गया है कि प्राइम मिनिस्टर और मोहन भागवत साहब ने 2029 का पूरा प्लान बना लिया है, लेकिन लगता नहीं है कि वो प्लान के बारे में बात हुई होगी। ये केवल एक संकेत देने की बात है जहां तक मेरी नजर में है, क्योंकि एक दूरी आ गई थी और इसको बीजेपी के लोगों ने भी जाहिर किया था, आरएसएस ने तो खुलकर ही बताया था। यह भी दावा किया जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर अपने उत्तराधिकारी का नाम डिस्कस करने गए थे और कई लोग ये भी कहते हैं क्योंकि सितंबर में 75 साल पूरे कर लेंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, तो वो उत्तराधिकारी का अपना प्लान क्या है ये बताने गए थे। लेकिन तमाम मीडिया रिपोर्ट्सों में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि आरएसएस चाहता है कि 2029 तक तो कम से कम प्राइम मिनिस्टर मोदी बने रहे। देवेंद्र फडणवीस ने भी साफ किया है, ये भी बताया कि मांझी साहब जो बिहार से आते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में मंत्री हैं, 80 साल की उनकी उम्र है। ये नाम, तमाम नाम सेकंड लाइन के जो हैं उनके बारे में चर्चा मीडिया में हो रही है कि अमित शाह साहब, योगी आदित्यनाथ जी, लेकिन इन सभी के मुकाबले बताया जा रहा है कि शायद आरएसएस की जो पसंद है देवेंद्र फडणवीस साहब अब बताए जा रहे हैं। आज की तारीख में मीडिया सूत्रों के हवाले से यह दावा किया जा रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि उत्तराधिकारी का टाइम अभी बहुत दूर है। लेकिन सिंह साहब से हम समझेंगे कि क्या मायने हैं, क्यों गए प्राइम मिनिस्टर और इतना लंबा टाइम 11 साल का क्यों लगा। उससे पहले हम समझ लेते हैं कि किस तरह का संबंध आरएसएस और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का है। सब जानते हैं कि वो आरएसएस के प्रचारक रहे हैं, संघ से जुड़े रहे हैं। 8 साल की उम्र में संघ की शाखाओं में जाने लगे थे। 1971 में पूर्णकालिक संघ के प्रचारक बन गए थे। 1978 में विभाग प्रचारक बने थे। 1981 में गुजरात प्रांत प्रचारक बने थे। 1986 में बीजेपी में ये चले गए, संगठन महामंत्री बने। और इसके लिए भी बताया जाता है कि आरएसएस ने ही इनको बीजेपी में भेजा था। और ये वो तस्वीर है, तस्वीर के जरिए मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि जब 2013 में ये नाम तय हो गया कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के चेहरे होंगे, यानी वो समिति के अध्यक्ष होंगे, उस समय गोवा में वो मीटिंग हुई थी और आडवाणी साहब नाराज हो गए थे। तो मोहन भागवत साहब ने उन्हें फोन करके कहा था कि अपनी नाराजगी को दूर कर लीजिए, क्योंकि ये तय हो चुका है, संघ का आशीर्वाद है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ और वो ही पीएम कैंडिडेट होने जा रहे हैं। क्योंकि ये पूरी भूमिका, मैं आपको याद दिला दूं, ये पूरी भूमिका आरएसएस ने तैयार की थी। और जैसे इस बार इलाहाबाद में, प्रयागराज में कुंभ लगा है,
2013 में भी प्रयागराज में कुंभ लगा था, वहां मोहन भागवत साहब गए थे, अशोक सिंघल जी गए थे और दोनों ने संतों के बीच से उनका नाम डिक्लेयर करवाया था कि प्राइम मिनिस्टर पद का उम्मीदवार, प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को होना चाहिए। और वो पहला संकेत था। उसके बाद बीजेपी ने उनका नाम फाइनल किया। जब आडवाणी साहब नाराज हुए तो मोहन भागवत जी ने, जैसा दावा किया जाता है, उनको फोन करके बताया, मनाया और साफ तौर पर कहा कि आप अपनी नाराजगी को दूर कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। और 2014 का जो चुनाव था उसमें आरएसएस ने पूरी जान झोंक दी थी। तमाम वो मुद्दे जो मोदी साहब से डिस्कस हुए थे, जो विवादों से जुड़े हुए मुद्दे थे, उनको बस्ते में डाल दिया गया, हाशिए पे रख दिया गया। और वही फील गुड की बात, वही अच्छे दिन की बात, वही नारों की बात वो आरएसएस ने भी किया। और लगातार सपोर्ट करने के बाद, और जब उम्मीद नहीं की जा रही थी, जिन लोगों को 2014 का चुनाव याद है, तो ये माना जा रहा था कि हंग पार्लियामेंट हो सकती है, बीजेपी को 200 से ज्यादा सीटें तो मिलेंगी लेकिन पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा। लेकिन आरएसएस ने अपने कैडर को लगाकर जमीनी स्तर पर इतना तय कर लिया कि पूर्ण बहुमत मिले और 282 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने अकेले दम पर हासिल की। लोकसभा में बहुमत के लिए 272 सीटों का ही आंकड़ा चाहिए होता है। लेकिन फिर गंगा यमुना से काफी पानी निकला, नागपुर में स्थितियां बदली, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत साहब और आरएसएस के रिश्तों में खटास आनी शुरू हुई। और 2024 के लोकसभा चुनाव में साफ दिखा, आरएसएस चाहता था कि केवल एक व्यक्ति पर कांग्रेस के स्टाइल में प्रचार ना हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से मोदी की गारंटी पर आ गई थी और ऐलान कर दिया था कि अब की पार 400 पार, अब की बार 400 पार। और उस समय आरएसएस ने सीधे तौर पर तो कुछ नहीं कहा था, लेकिन संकेत आए थे कि आरएसएस इससे खुश नहीं है। उसके बाद नड्डा साहब, जो कि आज की तारीख तक भी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, लोकसभा चुनाव के पहले उनको एक्सटेंशन मिला था। ये इरादतन था या क्या था, ये अभी तक साफ नहीं है। लेकिन नड्डा साहब ऑन रिकॉर्ड आए, उनके पहले किसी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने ऐसी बात नहीं की थी। उन्होंने कहा था आरएसएस एक सांस्कृतिक संगठन है, जबकि बीजेपी राजनीतिक संगठन है। हर किसी का अपना काम है। शुरुआत में हम कम सक्षम और छोटे थे, उस समय हमें आरएसएस की जरूरत थी। आज हम बड़े हो गए हैं, हम सक्षम हो गए हैं। आज के समय में बीजेपी आत्मनिर्भर है। यही तब और आज की बीजेपी में अंतर है। ये जानबूझ के दिया गया बयान था, ये अनजाने का बयान था, ये आज तक साफ नहीं हो पाया है। लेकिन आरएसएस के तमाम टॉप लीडर्स इस बयान से नाराज हो गए थे। और लोकसभा चुनाव के दौरान ही 2024 में मेरी मुलाकात के एन गोविंदाचार्य साहब से हुई थी, जो आरएसएस के थिंक टैंक रहे थे, बीजेपी के भी बड़े नेताओं में शुमार होते थे। उन्होंने हैरानी जताई थी कि ये पहला चुनाव था जब वो आरएसएस के वर्कर्स को बूथ पर नहीं देख रहे थे। उसका असर दिखा, बिहार में असर दिखा, उसका असर उत्तर प्रदेश में दिखा, उसका असर पश्चिम बंगाल में दिखा। भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम हो गई। असर महाराष्ट्र में भी दिखा, जहां नागपुर में आरएसएस का हेडक्वार्टर है। उसके बाद जब चुनाव नतीजे आ गए तो मोहन भागवत साहब बोले और उन्होंने कहा था कि एक सच्चा सेवक मर्यादा बनाए रखता है, काम करते समय मर्यादा का पालन करता है, उसमें अहंकार नहीं होता कि मैंने ये काम किया। केवल वही व्यक्ति सच्चा सेवक कहलाता है। और ये बयान माना गया कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब के लिए उन्होंने ये बयान दिया है। उसके बाद इंद्रेश कुमार जी भी आ गए, जो मोदी साहब के बैचमेट बताए जाते हैं आरएसएस में। और उन्होंने कहा कि जिस पार्टी ने भगवान राम की भक्ति की लेकिन अहंकारी हो गई, उसे जनता ने 241 पर रोक दिया। सबसे बड़ी पार्टी बनी लेकिन वो 241 पर रुक गई। और जिनकी राम में आस्था नहीं थी, उन्हें एक साथ 234 पर रोक दिया गया। ये भी माना गया कि एक तरीके से कटाक्ष है, निशाना साधा गया है भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। तो सर, मेरा सीधा सवाल आपसे यही है, जिस पर हम जानना चाहते हैं। तमाम लोग तो एनालिसिस कर चुके हैं, लेकिन आपके पास अंदर की खबर रहती है और आप उसका पूरा रिसर्च करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, उसके बाद आप लोगों तक उसको परोसते हैं। तो दो बात, पहली बात तो 11 साल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को क्यों लगे? दूसरी बात, क्या अब यह स्थापित हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी नंबर 2 है? डायरेक्शन तो नागपुर का ही मानना पड़ेगा, चाहे वो सर्वशक्तिमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों ना हो। देखिए, इसमें दोनों ही प्रश्न बहुत अपने आप में अद्भुत हैं। अद्भुत इस सेंस में कि इन्हीं दोनों बातों को लेकर काफी लोग डिबेट कर रहे हैं और काफी लोग, पूरे देश व्यापी चर्चा हो रही है। और हमको लग रहा है कि इंटरनेशनल लेवल पर भी कुछ हो रहा होगा। और सब लोग अपने अपने ढंग से बातों को कर रहे हैं उजागर। लेकिन देखिए, इसको मूलतः समझने की एक जरूरत है।
दोनों के कैरेक्टर में कोई डिफरेंस नहीं है, एक चीज। तो इसलिए दोनों को दो तरह से देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक अपना राजनीतिक काम कर रहा है, एक अपना सांस्कृतिक काम कर रहा है। सांस्कृतिक सामाजिक संगठन है और एक राजनीतिक संगठन है। जैसे एयरफोर्स, नेवी और थल सेना, तीनों का काम है देश की सुरक्षा, लेकिन तीनों अपना अपना एक स्पेशलाइज्ड ये में काम करता है। तो उसी तरह से ये लोग भी अपना अपना उस तरह से, लेकिन कैरेक्टर सबका एक ही है। और आपने बता दिया कि इंद्रेश कुमार जी के वो बैचमेट हैं, कहने का मतलब स्वाभाविक है कि वो स्वयंसेवक थे, प्रचारक थे, वरिष्ठ प्रचारक हुए, फिर बाद में भाजपा में डाले गए। बहुत से लोग हैं जो इसी तरह से भाजपा में आते हैं, अनगिनत नाम गिनाए जा सकते हैं, जिसमें गोविंदाचार्य जी भी थे, राम माधव जी अभी हाल फिलहाल में पहले भी आए थे भाजपा में, फिर चले गए थे वापस संघ में, फिर आ गए हैं भाजपा में। ऐसे बहुत लोग हैं, मनोहर लाल खट्टर जी हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो ये कोई अंतर नहीं है। दूसरी चीज ये है कि नरेंद्र मोदी जी और मोहन भागवत जी दोनों का एज ग्रुप सेम है, और लेकिन आरएसएस में मोदी जी पहले से काम करना शुरू कर दिए थे, तो उस माने में मोदी जी उनसे ज्यादा वरिष्ठता लिए हुए हैं उस परिवार में। तो एक संघ जो परिवार कहलाता है, संघ परिवार, उसमें करीब करीब छोटे बड़े ओरिजिनल लेवल के सब मिला लें तो 100 या 100 से भी ज्यादा संगठन होंगे, आनुषंगिक संगठनों को सबको मिला लें तो। लेकिन सबका कैरेक्टर अलग अलग नहीं है, सबका कैरेक्टर एक ही है। एक चीज, दायित्व अलग है, रूप अलग है, स्वरूप एक ही है। तो एक बात। दूसरी बात कि आरएसएस और बीजेपी के बीच में रिश्ता क्या है, ये चीज जो लोग अपने मन से कहते हैं कि आरएसएस जो है रिमोट कंट्रोल से, माने डायरेक्ट कहे या इनडायरेक्ट कहे, लोग कहते हैं कि वहां के रिमोट कंट्रोल से चलाया जाता है बीजेपी को। ऐसा भी नहीं है। आरएसएस इस तरह का, दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा इंटरफेयर नहीं करते हैं, क्योंकि इससे गलत एक इमेज जाएगी और उसका अच्छा परिणाम नहीं आएगा। इस चीज को बहुत समझते हैं लोग, तो दोनों एक दूसरे के बीच में ज्यादा दखल नहीं देते हैं। जहां बहुत आवश्यक हो जाता है वहां दखल दिया जाता है। जैसे क्या है कि सबका गोल, पूरे संघ परिवार का जो उद्देश्य है वो है कि आइडियोलॉजी से डेविएट नहीं करना है, अपना जो उनका सिद्धांत है उससे विचलित नहीं होना है, एक चीज। दूसरा है कि संघ ये सुनिश्चित करता है कि भारतीय जनता पार्टी एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था वाली पार्टी ही रहे, एक व्यक्ति का सदा के लिए डोमिनेंस। ठीक है, अभी नरेंद्र मोदी इस टीम के कैप्टन है तो चलेगा उन्हीं का, लेकिन जब तक कैप्टन है तभी तक चलेगा। जब सचिन तेंदुलकर कैप्टन के पद से हटा दिए जाएंगे तब उनका नहीं चलेगा। जो उनके जगह पर आएंगे, सौरव गांगुली या जो भी आएंगे, उनका चलेगा फिर। तो एक चीज ये है कि किसी का डोमिनेंस स्वीकार नहीं किया जाएगा पार्टी पर, और एक परिवार का तो कतई नहीं कि एक परिवार अपने पीढ़ी दर पीढ़ी उस पार्टी को कंट्रोल कर ले। क्योंकि इस देश में देखा गया कि अकाली दल जैसी पार्टी जो 100 साल पहले बनी थी या उससे कुछ कम, तो वो पार्टी भी परिवार की संपत्ति हो गई एक तरह से। तो इस तरह से जो ये होती है, उन सब चीजों को रोकने के लिए। इसके अलावा किसी ने सिखाया कि अडवाणी जी की, जैसे एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं कि अडवाणी जी की एक छवि थी हार्डकोर, कट्टर हिंदुत्व वाली। तो उनको कोई समझाया कि 24 दलों की सरकार चलानी है, जैसे वाजपेयी जी की उदारपंथी की छवि थी, तो उनके नाम पर 24 दल इकट्ठा हो गए और उनकी सरकार अच्छी तरह से चली। तो उस तरह से आपको भी कुछ उदार वाली छवि बनानी पड़ेगी। और इस भ्रम में वो जाकर जिन्ना की तारीफ कर बैठे। तो वहां संघ ने हस्तक्षेप किया कि नहीं, हमको राजनीतिक रूप से घाटा हो या फायदा हो, इस तरह का विचलन, इस तरह से पथ से भटकना, ये हमको मंजूर नहीं है। तो इन सब चीजों के अलावा बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस आरएसएस का नहीं होता है। हाँ, कहीं कहीं जहां बात बिगड़ने वाली होती है वहां थोड़ा सा वो लोग कोशिश करते हैं कि बात मैं दुरुस्त आपसे हो जाए। पूछना चाहूंगा, नहीं आपने बड़ा अच्छा जी विश्लेषण किया, दोनों के रिश्तों का बड़ा अच्छा विश्लेषण किया, क्योंकि आपकी करीबी नजर रहती है, आपके पास अंदर की खबरें भी रहती हैं। लेकिन मुझे आप ये समझाइए कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी
जो खुद को स्वयं सेवक कहते हैं, प्रचारक हो रहे ही हैं, 11 साल क्यों लग गए? और इस बार क्या वो नड्डा साहब का बयान जिसके बाद वो दूरी आई, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से अगर आप संकेत ले रहे थे तो वो संकेत मिल रहे थे, लगातार प्राइम मिनिस्टर के बारे में, क्योंकि जैसे लेक्स फ्रीडमैन को उन्होंने जो इंटरव्यू दिया था, जो पॉडकास्ट हुआ था, बड़ा लंबा पॉडकास्ट था, उसमें भी उन्होंने आरएसएस की बात की थी और उन्होंने कहा था मैं खुद को धन्य मानता हूं कि आरएसएस जैसे पवित्र संगठन से जीवन के मूल्य मिले। बीच में आरएसएस को उनका अध्यक्ष जब बोल रहे थे कि अब आरएसएस की हमें जरूरत नहीं, उंगली पकड़ के नहीं चलते हैं, तो मोदी जी खामोश रहे, कोई बयान नहीं आया किसी तरह का, गुड बैड। और अभी ये संकेत वो लगातार दे रहे थे, अब वो पहुंच भी गए और ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो वहां लिखा है वो इबारत है, सब लोगों ने इसको पढ़ ही लिया है। लेकिन मैं आपसे समझना चाहता हूं कि वजह क्या रही 11 साल, इतना लंबा दूरी, क्योंकि जो लगाव मोहन भागवत का या आरएसएस का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ है वो सौभाग्य अटल जी को नहीं मिला था। ये बताया जाता है कि लगभग मोहन भागवत साहब ने आरएसएस को खामोश करा दिया, जो उनका मजदूर संघ है उसको खामोश करा दिया, स्वदेशी जागरण मंच है उसको खामोश करा दिया कि जब तक ये सरकार चल रही है उसको काम करने दीजिए। कई मुद्दों पर मेरे पास जानकारी है कि आरएसएस के जो अनुषंगिक संगठन जिनके बारे में आपने बात की है, और वो लगातार प्राइम मिनिस्टर जब थे अटल बिहारी वाजपेयी दबाव बनाते थे, अपनी सरकार जैसे कहा जाता है, आरएसएस के लोग स्वयंसेवक कहते हैं कि हमारी सरकार है, उस पर लगातार प्रेशर बनाते थे। वाजपेयी जी कई बार बड़े परेशान हो जाते थे, उन्हें बताया जाता था कि वित्त मंत्री को जसवंत सिंह को हटाइए, यशवंत सिन्हा को बनाइए, ये सब भी जानकारी दी जाती थी। ये फिर भी मोदी साहब को 11 साल जाने में क्यों लगे? और अब क्या ये साफ हो गया है कि नहीं, मोहन भागवत साहब सुप्रीम है, नागपुर जो कहेगा दिल्ली को मानना पड़ेगा? जी देखिए, एक तो पहले हम 11 साल वाली बात का जवाब देते हैं। इसमें स्पष्ट है कि इन लोगों का आपसी विमर्श कभी रुका नहीं है। दिल्ली में भी झंडेवालान में, आप तो वहीं रहते हैं तो आप अच्छी तरह से उसकी चीज को जानते होंगे। झंडेवालान में आरएसएस का दफ्तर है, ऑफिस है, और बहुत बड़ा कार्यालय है, बहुत बड़े बड़े लोग वहां बैठते हैं। तो विमर्श इन लोगों का कभी आपसी बंद नहीं हुआ है और ये हमेशा रहता है, एक चीज। दूसरी चीज कि आरएसएस के हेडक्वार्टर में जाने न जाने के पीछे एक लॉजिक है। लॉजिक ये है कि बहुत सारे लोग जो भाजपा विरोधी हैं, जो इस तरह की चीजों का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, तो वो कहीं इस तरह की चीजें न कहने लग जाए कि रिमोट कंट्रोल से, नागपुर के रिमोट कंट्रोल से भाजपा चलाई जाती है। गाहे बगाहे लोग कहते रहे हैं, लेकिन वो जनता के गले नहीं उतरा है। तो उस चीज को मोदी जी भली भांति भांपते हैं, तो उस तरह का इमेज नहीं बनाना चाहते थे कि आरएसएस के रिमोट कंट्रोल से सरकार चलती है, इस तरह की इमेज नहीं जाए। क्योंकि आप सबको मालूम है, पूरे भारत के हर लोग को मालूम है कि पार्टियां जो हैं जातीय समीकरण या जातिवाद का जहर घोलकर समाज को बांटकर बहुत सारा काम करना चाहती हैं। समीकरण बनाना, समीकरण बिगाड़ने की खेल खेलना चाहती हैं। तो उसमें भाजपा भी अपना इस तरह से सतर्क रहती है और आरएसएस वाले भी सतर्क रहते हैं कि इस तरह की इमेज न बने कि वहां से चलती है। वहां से चलने का मतलब हो जाएगा कि फिर कौन सा समीकरण काम कर रहा है, ये सारी चीजें आगे आने लगेंगी। तो इन सब चीजों को अवॉइड करने के लिए ये देरी हुआ। दूसरा चीज, एक और कारण है। आप देखिए, इस देश में धीरे धीरे ऐसी परिस्थितियां बनी या बनाई गई कि हिंदुत्ववादी होना मतलब डिफेंसिव एंड पर आ जाना, साइकोलॉजिकली अपने आप को कमजोर समझने लगना। तो ये जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम था, ये भी एक इसके आड़े आ रहा है या आते रहा है। जैसे आप देखिए कि 1977 में जनता पार्टी में विलय हुआ जनसंघ का भी, जो आज भाजपा है वो पहले जनसंघ था। तो विलय हुआ और तमाम पार्टियां विलय करके जनता पार्टी बनी, सरकार भी बनी। लेकिन जब जनता पार्टी में आपसी झगड़े शुरू हुए तो वो आपसी झगड़ा को आगे बढ़ाने के लिए, उसको और तीखा रूप देने के लिए उन लोगों ने एक कहानी बनाई कि जितने भी भाजपा के जनसंघ के घटक के लोग हैं वो दोहरी सदस्यता रखते हैं। जनता पार्टी के भी सदस्य हैं और आरएसएस के भी सदस्य हैं। तो या तो यहां से छोड़ें या वहां से छोड़ें। और जिस पर ये लोग भी अड़ गए कि भाई हमारी उसकी सदस्यता से आपको क्या प्रॉब्लम है, वो तो राजनीतिक संगठन है नहीं कि उसकी सदस्यता आपके लिए कोई प्रॉब्लम होगी। तो इस तरह की चीजें जो थी, तो
इन सब चीजों को देखते हुए ये सब चीजें सावधानियां बरतती जाती है कि ज्यादा वहां नहीं जाना है, ज्यादा नहीं विजिट करना है। हालांकि दुनिया जानती है और दुनिया मानती है कि वहीं के प्रोडक्ट हैं नरेंद्र मोदी जी, उसी स्कूल से निकले हैं, उसी नागपुर के वो भी हैं। तो ये चीज है। तो ये सारी बातें हैं जो इस तरह की चीजों को सावधानी रखने की जरूरत है। लेकिन धीरे धीरे जैसे संघ परिवार ने धीरे धीरे एक भाव प्रकट किया, एक 1980 के ही दशक से शुरू हुआ था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। और आज के डेट में जैसे राम जन्म भूमि मंदिर बना, जैसे काशी कॉरिडोर बना, और भगवान श्री कृष्ण शिव के मंदिर को लेके चल रहा है काम, मथुरा में चल रहा है काम, 370 धारा हटा। तो जब धीरे धीरे मन जो साइकोलॉजिकल जो दबाव था उससे उबर रहे हैं, तो आने वाले दिनों में इस तरह की कोई बैरियर नहीं रहेगी, कोई संकोच नहीं रहेगा कि नागपुर जाने से कोई प्रॉब्लम उठेगा या उसको कोई निगेटिव वे में भंजा के और भाजपा को बैकफुट पर ला देगा। इस तरह की चीजें जब नहीं रहेंगी तब फ्रीक्वेंट हो सकता है, लेकिन अभी फिलहाल उनके लिए सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। ये मेरा अपना एनालिसिस है, अपना आकलन है। ये आपका अपना आकलन है, लेकिन क्या ये मजबूरी थी जो वो नाराजगी हुई पिछले लोकसभा चुनाव के बाद, जिसे मोहन भागवत साहब ने कभी छुपाने की कोशिश नहीं की, इंद्रेश जी ने छुपाने की कोशिश नहीं की गई। हालांकि इंद्रेश जी का जो बयान मैंने आपको दिखाया, इसके बाद इंद्रेश जी को बनाया गया। इंद्रेश जी के करीबी लोगों ने मुझे भी बताया, आपको भी बताया कि उनके पास बार बार फोन कॉल्स आए, उनसे लोग अप्रोच उन्हें किया गया। उसके बाद इंद्रेश जी ने अपना टोन थोड़ा डाउन किया, और उसके बाद जब एक मीटिंग हुई थी साउथ इंडिया में आरएसएस की, उसके बाद अंबेडकर ऑन रिकॉर्ड आए कि हमारी जो भी दिक्कत है हम मिलके सुलझा लेंगे। किसी ने ये इनकार नहीं किया कि हमारे बीच में दिक्कत है। अब मुझे ये बताइए कि क्या वही सवाल जिसका जवाब आपसे मैं जानना चाह रहा हूं, पर आप शायद सीधा जवाब नहीं देना चाह रहे हैं, क्या नागपुर की सर्वोच्चता स्थापित हो गई है? दूसरा सवाल, जिस तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं, हालांकि मुझे लगता नहीं कि मोदी जी अपना रिटायरमेंट प्लान डिस्कस करने गए थे, क्योंकि अभी वो रिटायरमेंट के कतई मूड में कम से कम जितनी राजनीति चीजें मैं समझता हूं, मुझे नहीं लगता कि वो हाल फिलहाल रिटायर होने वाले हैं। सिंह साहब से लगता है संपर्क टूट गया है। तो ये इनसे जरूर जानना चाहेंगे, क्योंकि अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जिस तरह की फॉर्म में है, लगता नहीं है कि वो रिटायरमेंट के बारे में सोच रहे हैं। अभी किसी तरह से वो रिटायरमेंट उनका आसपास दिखता नहीं है। और ये स्पष्ट है कि जो मुलाकात है इसका एक मायना तो है। मायना इसलिए है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर, जब से आरएसएस प्रमुख ने रिजल्ट आने के बाद लोकसभा चुनाव 2024 के अपनी नाराजगी अलग अलग फोरम पर, पहले एक बयान हमने दिखाया, ये तो बयान जून का ही है जब नतीजे आए थे। उसके बाद वो रांची गए, रांची में भी उन्होंने इसी तरह की बात की, और जब भी वो इस तरह के बयान देते थे लगातार सवाल उठते थे कि क्या एक दूरी है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने कोर्स करेक्शन किया, कोशिश की, अप्रोच हुई, और जिस मीटिंग की मैं बात कर रहा था अभी से कुछ महीने पहले जो हुई थी, उसमें जेपी नड्डा साहब खुद गए थे, क्योंकि वो आरएसएस से जुड़े हुए जितने भी संगठन हैं उन तमाम संगठनों की वो मीटिंग होती थी, उसमें गए। उसके बाद ही सुनील अंबेडकर साहब का ये बयान आया कि हमारे बीच में जो भी दिक्कतें हैं हम दूर कर लेंगे। इन दिक्कतों को छुपाने की कोशिश भी नहीं की गई। लेकिन अब जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे, मुझे लगता नहीं कि वो अपना रिटायरमेंट डिस्कस करने गए थे, वो अपनी दिक्कतों को डिस्कस करने गए थे, उत्तराधिकारी की बात करने गए थे, या 2029 के चुनाव के बारे में बात करने गए थे। वो शायद एक मैसेज देने गए थे जो कि आरएसएस के कैडर, क्योंकि आरएसएस का हर कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का मेंबर हो ये जरूरी नहीं है। कई ऐसे मेंबर हैं जो केवल आरएसएस के लिए काम करते हैं, और जब संघ मुख्यालय से, संघ प्रमुख से या बाकी संगठनों की तरफ से आदेश आता है तो वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं, क्योंकि उनके लिए राजनीति इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती। आरएसएस अपने आप को सांस्कृतिक संगठन बताता है, और यह भी बताता है कि उसका काम समाज निर्माण का है। तो जब कभी आरएसएस की ओर से डायरेक्शन आता है तो ऐसे तमाम कार्यकर्ता जो आज से नहीं, आज आरएसएस के कार्यकर्ताओं के लिए फेवरेबल माहौल है। जब उनकी सरकार है वो आजादी के साथ मिलकर काम कर सकते हैं, खुलकर काम कर सकते हैं। सरकारी नौकरी करते हुए भी आरएसएस में वो शामिल हो सकते हैं। लेकिन एक लंबा दौर, जो लोग जिनकी उम्र 40 साल या उससे ज्यादा है, वो जानते हैं कि तमाम ऐसे मौके रहे हैं जब आरएसएस को तमाम तरह के प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा है, तमाम तरह के दुष्प्रचारों का सामना करना पड़ा है।
उसके बावजूद आरएसएस ने अपना दायरा बढ़ाया, न खुद अपना दायरा बढ़ाया बल्कि भारतीय जनता पार्टी का दायरा भी बढ़ाया। और जब आरएसएस को लगा 2024 के आम चुनाव में कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सीधे तौर पर कह रहे हैं कि अब उन्हें उंगली पकड़ के आरएसएस की चलने की जरूरत नहीं है, तो उन्होंने साफ तौर पर अपना कोर्स करेक्शन किया। आपने कहा, स्वयंसेवकों से कहा कि जिसे आप समर्थन करना चाहते हैं आप करें। आरएसएस पहले भी ऐसा कर चुका है 2004 के लोकसभा चुनाव के अंदर, क्योंकि कई नीतियां ऐसी थी, प्राइम मिनिस्टर तब के थे अटल बिहारी वाजपेयी, जिससे आरएसएस सहमत नहीं था और उन्होंने अपने आप को विड्रॉ किया था। और उस दौर में आरएसएस को देखने वाले करीब से देखने वाले जानते हैं कि बीजेपी को नुकसान हुआ था। फील गुड के बावजूद भारतीय जनता पार्टी को हार झेलनी पड़ी थी और यूपीए की सरकार बनी थी और 10 साल तक, लगातार 10 साल तक वो सरकार रही। सर, मुझे लगता है कि आपके कनेक्शन में कुछ दिक्कत आ गई थी, शायद वो बिजली से जुड़ी हुई दिक्कत रही होगी, क्योंकि पावर कट हो जाता है। हालांकि बिहार में इस साल चुनाव है तो पावर कट कम होने चाहिए, लेकिन मैं वही सवाल आपसे समझना चाहूंगा जो मैं आपसे जानना चाह रहा था कि अभी जाकर क्या मैसेज दिया गया है। क्या मैसेज ये है, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि वो अपना रिटायरमेंट प्लान डिस्कस करने गए होंगे, वो शायद ये बताने के लिए गए होंगे कि आरएसएस और बीजेपी सेम पेज पर है, हमारी आइडियोलॉजी सेम है, हम एक ही गोल को लेकर आगे चलते हैं। जो आरएसएस के कोर इश्यूज हैं वही भारतीय जनता पार्टी के कोर इश्यूज हैं, और थोड़े थोड़े दोनों ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत साहब, उन्होंने अपने स्टैंड में बदलाव किया है। जैसे आरक्षण का एक रुख था, बिहार का चुनाव होने वाला था, उस समय आरक्षण के मुद्दे पर मोहन भागवत साहब का ऐसा बयान आया 2015 में जिससे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ। उसके बाद मोहन भागवत साहब ने अपना कोर्स करेक्शन किया। जो मुसलमानों के लिए रीच आउट बढ़ाने की कोशिश कई बार प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी करते हैं, चाहे वो सौगाते मोदी की बात हो, चाहे वो ये बताते हैं लोगों को कि जब वडनगर में वो रहा करते थे तो उनके आसपास सारे मुसलमान थे, और आज संयोग से ईद का दिन है तो प्राइम मिनिस्टर ने साफ तौर पर कहा है कि ईद के दिन उनके घर खाना नहीं बनता था, क्योंकि उनके जो पड़ोसी और उनके जो मुसलमान मित्र थे उनके घर से खाना आता था। इसी तरीके से मोहन भागवत साहब ने भी इस बात को आगे बढ़ाया कि जो भी भारतीय हैं जिनका डीएनए भारत का है वो सभी हिंदुत्व वाली विचारधारा के लोग हैं, हमारा सबका डीएनए है। इस तरह के बयान आ चुके हैं, तो दोनों कुछ ना कुछ कोर्स करेक्शन कर रहे हैं। और अब जब प्राइम मिनिस्टर नागपुर पहुंच गए तो मोहन भागवत साहब ने साफ तौर पर कहा कि ये एक शुभ संयोग है। यानी अभी तक का भागवत साहब जो 2024 से नाराज दिख रहे थे, 2024 में जब प्राइम मिनिस्टर नागपुर पहुंचे, नागपुर में वो एक रात रुके भी, और वो भी बरसों के बाद रुके थे, लेकिन भागवत साहब ने उनसे मिलने का कोई प्रयास नहीं किया, न वो मुलाकात हुई। तो अब क्या संकेत है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि रिटायरमेंट या उत्तराधिकार को लेकर या 2029 के लोकसभा चुनाव को लेकर दोनों नेताओं ने बात की होगी। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि इस तरह की चीजें नहीं है कि वो रिटायरमेंट और आगे की क्या रणनीति होगी, सब चीजों के लिए वो गए थे। एक शुभ संयोग ही था। एक तो हेडगेवार जी जो संस्थापक हैं उनका ये था जयंती थी, जयंती जी, और फिर भी थी विक्रम संवत, हाँ, और माधव नेत्रालय का शिलान्यास भी करना था, और नया वर्ष का भी शुरुआत था। तो इन सब चीजों को लेकर वो शुभ संयोग बता रहे थे। और फिर एक चीज इससे स्पष्ट हुआ कि दोनों के लिए, दोनों का एक साथ मंच पर आना, और वो भी नागपुर में जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय है वहां, तो उसका कुछ एक खास मैसेज होता है, और उस खास मैसेज को देने के लिए, उस खास संदेश को देने के लिए वो लोग यहाँ इकट्ठा हुए थे। क्योंकि उनकी आपसी बातचीत, आपसी विमर्श तो रोज चलता रहता है, वो कंटिन्यूअस है, वो निरंतरता में है, वो कहीं उसमें इफ एंड बट नहीं है। तो फिर इस तरह की चीजें, इस तरह का पोस्चर एक स्पेशल मैसेज देने के लिए होती हैं, और जिसमें उन लोगों को, दोनों ही पक्ष बहुत संतुष्ट है कि उन लोगों का डिलीवर हुआ इस चीज को। तो एक चीज ये है। दूसरी चीज ये है कि जो जेपी नड्डा जी तो खुद ही विद्यार्थी परिषद से आए हैं, यानी विद्यार्थी परिषद जो है भाजपा का आनुषंगिक संगठन नहीं है, वो आरएसएस का आनुषंगिक संगठन है। तो उस बैकग्राउंड से आने वाले व्यक्ति जब ओवर कॉन्फिडेंट होकर इस तरह का बयान देते हैं और जिसका कुछ नुकसान भी हो जाता है, तो वो सब तो कोर्स करेक्शन अपने आप छोटी मोटी चीजों में, विमर्श में वो लोग कर लिया करते हैं। जैसे मोहन भागवत जी ने एक बार बिहार चुनाव के संदर्भ में कुछ बोल दिया था 2015 में, उसका बिहार चुनाव पर कुछ असर भी पड़ गया। तो
वो सब चीजें होती रहती हैं, कभी कभार हो जाती हैं या अब कैसे हो जाती हैं अब वही लोग समझें, लेकिन तो उन सब चीजों का सुधारीकरण वो लोग कर लेते हैं, बहुत आसान चीज है। लेकिन यहाँ एक स्पेशल मैसेज देने का चीज था जो संभव हुआ, और एक जो उदासीनता आती रहती है उन सब चीजों को उसमें ताजगी भरने का काम उन लोगों ने किया। मेन मकसद यही था, और इसमें वो लोग बहुत हद तक सफल रहे हैं, और इसीलिए वो लोग ज्यादा इसमें अपने आप को संतुष्ट देख रहे हैं। ये चीज है जी। जी सर, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी तो वैसे भी संकेतों की राजनीति करने के लिए माहिर माने जाते हैं, और जिस तरीके से 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष ने, कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने संविधान को और आरक्षण खत्म करने वाले मुद्दे को उठाया, तब से उनकी कोशिश वो भी है। नागपुर वो गए तो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव आम्बेडकर जी की दीक्षा भूमि पर भी गए, वो संकेत भी उन्होंने देने का प्रयास किया। इसी एक दौरे पर दो तरह के उन्होंने संकेत देने के प्रयास किए। लेकिन मैं आपसे समझना चाहूंगा कि आरएसएस के लिए व्यक्ति नहीं विचार प्रमुख है, ऐसा आरएसएस के लोग दावा करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 2014 बल्कि 2013 से अगर आप देखेंगे तो तब से 11 सालों में व्यक्तिवादी पार्टी बन गई है, क्योंकि अगर ये म्यूनिसिपैलिटी का इलेक्शन भी लड़ते हैं, वार्ड लेवल का इलेक्शन लड़ते हैं, ग्राम सभा का चुनाव लड़ते हैं, संसद के चुनाव में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का चेहरा आगे होता है, ये समझ में आता है, उनसे वोट बढ़ता है, ये समझ में आता है। लेकिन यहां पर अब व्यक्ति इंपॉर्टेंट है, विचार की या बाकी कार्यकर्ताओं की या संगठन, वो सब सारी चीजें गौड़ हो गई हैं। तो ऐसे समय में आप आगे के लिए अब क्या संकेत देखते हैं? क्या आरएसएस कोई लाइन लेगी या बीजेपी कोई लाइन लेगी? होने वाला क्या है? देखिए, ये तो आरएसएस का ही लिया हुआ लाइन है। आप इसके थोड़ा सा तह में जाइए। ये 1970 के दशक में एक जैसे 1960 के दशक में ही चौधरी चरण सिंह कांग्रेस से अलग हो गए थे, और उस धीरे धीरे वो एक कल्ट बन गए, और नतीजा हुआ कि लोग उनको उनके नाम से जानने लगे, उनकी पार्टी से नहीं। और एक इंदिरा गांधी थी जो उनको लोग नाम से जानते थे, उनकी पार्टी से नहीं। वो अपनी पार्टी का नाम कुछ भी रख दे, वो इंदिरा जी के नाम से चलेगा। और चौधरी चरण सिंह अपनी पार्टी का नाम कुछ भी रख दे, उनके नाम से चलेगा। तो इस तरह की जो बनी, तो 1970 के दशक में ही संघ परिवार ने तय किया था कि बिना व्यक्ति का चेहरा चमकाए राजनीतिक सफलता हम लोगों को भी नहीं मिल सकती है। तब से 1970 के दशक में गांव गांव में वॉल राइटिंग का अभियान चला था, जनसंघ के लोगों ने चलाया था। अंधेरे में एक चिन्हगारी, अटल बिहारी, अटल बिहारी। तो इस तरह से किया गया था। तो ये तो व्यक्ति आधारित जब परिस्थितियां बन गई हैं उस तरह के, तो उस तरह की चीजें भी चल रही हैं। जिस व्यक्ति के नाम पर वोट मिले, जिस व्यक्ति के नाम पर क्राउड पुलर हो, तो उस व्यक्ति को आगे बढ़ाने का काम किया जाता है, ताकि वोट की राजनीति तो सब लोग करते हैं ना, सत्ता की राजनीति कर रहे हैं, तो उसमें तमाम इस तरह की रणनीतियों पर विचार करना ही पड़ता है, उनकी मजबूरी होती है। ये चीज है इसमें जी। लेकिन जिस व्यक्ति के दम पर 11 साल अभी निकले हैं, उनके रिटायरमेंट प्लान को, उनके उत्तराधिकारी की बात होने लगी है, और आज नहीं तो कल, अभी नहीं तो 2-4 साल के बाद होगा, और वो कोई सीन नजर नहीं आ रहा है। तो क्या आरएसएस, मोहन भागवत या बाकी लोग चिंतित होंगे इस चीज को लेकर, या वो कुछ ग्रूम कर रहे हैं? क्योंकि जब अटल जी थे प्राइम मिनिस्टर तो ये मालूम था कि उनके उत्तराधिकारी लालकृष्ण आडवाणी होंगे, और लालकृष्ण आडवाणी के बाद बहुत सारे लोगों ने मान लिया था कि अब मोदी युग आने वाला है। कम से कम आरएसएस के अंदर से तो आवाज आ ही रही थी, और 2009 के लोकसभा चुनाव के बाद से तो बड़े जोर से आवाज आने लगी। और 2013 जिसका हम लोगों ने जिक्र किया कि कुंभ में तो खुद मोहन भागवत साहब की कोशिशों से कुंभ में वो नाम आया। इस बार भी कई लोग उम्मीद कर रहे थे कि प्रयागराज में इस बार भी कुंभ था और वहां से किसी का नाम आएगा, और बहुत से लोग जो उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं उनको ये उम्मीद थी कि योगी आदित्यनाथ महाराज जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं 8 साल से, उनका नाम आ सकता है। लेकिन ऐसा इस बार देखने में नहीं आया। तो आप क्या देख रहे हैं? बल्कि मोहन भागवत तो इस बार गए भी नहीं कुंभ प्रयागराज। जी देखिए, मेन चीज ये है इसमें सोचने वाली बात कि आडवाणी जी लगभग वाजपेयी जी के समकक्षी थे, और अनुभव का काफी मतलब सागर थे एक तरह से कहा जाए तो उनके लिए कहीं दिक्कत नहीं थी। एक चीज ये है। दूसरी चीज ये है कि वाजपेयी जी का स्वास्थ्य कारणों से उनको राजनीति से संन्यास लेना था, तो इन सब चीजों को देखते हुए वहां विकल्प की बात थी।
आज मोदी जी ठीक है, 75 साल हो गए हैं या पार्क भी कर जाएंगे, लेकिन इनका स्वास्थ्य ठीक है। और आप पूर्व में देखिए तो मोरारजी देसाई 80 साल के उम्र में प्रधानमंत्री बने थे। अमेरिका में देखिए अभी 80 साल के लगभग में ये भी हैं, डोनाल्ड ट्रंप। पिछला प्रेसिडेंट भी 80 साल के लगभग थे। तो ये सब चीजें आपका स्वास्थ्य कैसा है इस पर निर्भर करता है। अभी मेंटली और फिजिकली मोदी जी बहुत ही सक्षम है, बहुत ही समर्थ हैं और बहुत ही फिट हैं। अभी भी नवरात्रि में पूरा उपवास कर लेते हैं नींबू पानी पर और एक कोई फल लेते हैं बस। तो इन सब चीजों को देखते हुए योगा करते हैं, काफी खान पान पर अपना हिसाब किताब रखते हैं, फिजिकली बहुत फिट हैं। तो इन सब चीजों पर दूसरी चीज ये है कि संघ को भी और पूरे संघ परिवार को और भाजपा सहित सबको पता है कि मोदी जी ने जो विगत 10 वर्षों में 11 वर्षों में जो अनुभव हासिल किया है, उस अनुभव का लाभ अभी मिलने वाला है और उस अनुभव से राष्ट्र को वंचित नहीं किया जा सकता है। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह की डिप्लोमेसी, काबिलियत और राष्ट्रीय स्तर पर भी जिस तरह के इनोवेशन और टेक्नोलॉजी का जो डेवलपमेंट दिखाया है और जिस तरह से भारत की आर्थिक और सैन्य शक्ति का विकास, विस्तार और सामर्थ्य बढ़ा है, तो उन सब चीजों को देखते हुए कभी कोई इस लाइन पर नहीं सोच रहा है अभी तक। ठीक है, लोग अपना स्वतंत्र है, कोई कुछ भी उसका अपने मुंह से बोले, अभिव्यक्ति की आजादी है, बोलने में क्या जाता है। जी जी बिल्कुल सर। और मुझे तो ये जो लगता है कि 2013 में बहुत बड़ी भूमिका थी मोहन भागवत की, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को पुश करने के लिए, उनको प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाने के लिए। उसके बाद आरएसएस ने पूरा जोर लगाया 2014 में, 2019 में, 2024 में थोड़ा सा हाथ खींचा था। तो अब शायद वो प्राइम मिनिस्टर का रोल था कि गेंद उनके पाले में थी, वो पहुंचे वहां पर। मुलाकातें, जैसा आपने कहा कि मुलाकातें होती हैं, 2024 में भी जब राम मंदिर का उद्घाटन था उस समय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वहां पर मौजूद थे, भागवत साहब वहां मौजूद थे। एक सपना पूरा हुआ था बहुत सारे लोगों का, और मोहन भागवत साहब को और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को वहां लोगों ने सार्वजनिक तौर पर देखा। लेकिन जब से नतीजे आए थे 2024 के, तब से बहुत सारे लोग उम्मीद कर रहे थे कि ये जो खटास है, ये जो मनमुटाव है, ये किसी तरीके से दूर हो। तो मुझे लगता है कि एक संकेत देने की कोशिश की है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वहां पहुंचकर। और भागवत साहब ने भी एक बड़ा दिल दिखाया है और जो कहा है कि ये एक शुभ संयोग है और ऐसे शुभ संयोग तपस्या से आते हैं। इस तपस्या का जो परिणाम है, कम से कम आरएसएस और बीजेपी से जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए शायद सुखद हो। हालांकि लोकसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा के चुनावों में अपना दम दिखाया है, चाहे वो हरियाणा का चुनाव हो, महाराष्ट्र का हो या दिल्ली का हो। लेकिन अब बारी बिहार की है और बिहार से तो हम लगातार आपसे चर्चा कर ही रहे हैं। फिर हम चाहेंगे कि किसी दिन सर हम आपका वक्त लें। आज आपका काफी ज्यादा हमने वक्त ले लिया, लेकिन क्योंकि ये विषय ऐसा था और मीडिया में अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से बातें आ रही थी, तो वो तस्वीर क्लियर नहीं हो पा रही थी। क्योंकि आपके पास संघ से जुड़ी हुई खबरें आती भी हैं और आप अंदर तक आरएसएस को जानते भी हैं और आप विश्लेषण पहले एनालिसिस करते हैं, उसके बाद करते हैं। इसीलिए मुझे लगा कि इस मुद्दे पर आपसे बात करना बहुत जरूरी है। सर, आपने हमें वक्त दिया, हमसे बात की, बहुत शुक्रिया, आभार। और जिन लोगों ने कार्यक्रम देखा, सिंह साहब को सुनने के लिए आप इतनी बड़ी संख्या में जुट रहे हैं, हमारे साथ आ रहे हैं, बाद में भी आप वीडियोस देखते हैं, फेसबुक पर भी देखते हैं, उसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं, दिल से आभारी हैं। सर, आपकी मौजूदगी में मैं कहना चाहता हूं कि हमने सोचा नहीं था कि इस तरीके से मोहब्बत मिलेगी लोगों की, जो जिस तरह से आपके कार्यक्रम लोग देख रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं। ये एक हमारे लिए बहुत बड़ी बात है और मैं मानता हूं कि ये आपकी वजह से संभव है, क्योंकि आप इतनी ऑथेंटिक जानकारी देते हैं, पूरे भरोसे के साथ देते हैं और उसमें कहीं दाएं बाएं टिल्ट या मिक्सिंग नहीं होती। इसलिए शायद लोगों को वो सीधी बातें बहुत पसंद आती हैं। एक बार फिर सर आपका बहुत शुक्रिया और सभी देखने वालों का भी शुक्रिया, आभार, नमस्कार।